टॉपिक शुरू करने से पहले डूज एंड डोंट्स के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम बट अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोनों में फर्क है। बच्चों के दिमाग में ये मिथ होता है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। एग्जाम डिफिकल्ट किसको बोलते हैं? एग्जाम डिफिकल्ट हम बोलते हैं कि जब क्वेश्चन आपके सामने आए और आपको उस क्वेश्चन का आंसर ना आए, तो वो डिफिकल्ट एग्जाम हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, आप जितने लोगों से बात करेंगे आपको ऑलमोस्ट 100% लोग, ये 99% तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि इट इज़ द मदर ऑफ ऑल एग्जाम, मोस्ट टफेस्ट एग्जाम। मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम मुश्किल नहीं होता है, और सिविल सर्विसेज एग्जाम एक मुश्किल एग्जाम नहीं है, इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्यों सिविल सर्विसेज एग्जाम एक मुश्किल एग्जाम नहीं है? क्योंकि मेंस के एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मेंस देने वाले सीरियस स्टूडेंट को उसका आंसर ना पता हो। तो मुश्किल कैसे हो गया? क्योंकि मुश्किल होने का सबसे पहला लॉजिक है कि सवाल आपसे नहीं होना चाहिए। अगर जैसे उन्होंने इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस का एग्जाम देने वाला एक भी सीरियस बच्चा इसको ना पता हो और जिसका दिमाग क्वेश्चन को देखने के साथ ब्लैंक हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए पहली बात जो आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी कि ये बहुत मुश्किल एग्जाम है। 100% स्टूडेंट में से ऑलमोस्ट 95% बच्चे कभी अपने फुल पोटेंशियल पे तैयारी नहीं कर पाते हैं। राइट फ्रॉम डे वन दे आर वेरी फियरफुल। उनके दिमाग में ये फियर होता है कि ये बहुत मुश्किल एग्जाम है। जहां जाते हैं यही बातें सुनने को मिलेगी कि 15-18 घंटे तुमको पढ़ना पड़ेगा। कभी कोई आपसे बात करेगा कि इस एग्जाम में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। मैं फ्लाइट से आया हूं, वहां भी अनसर्टेनिटी थी। मैं पहली बारी किसी रेस्टोरेंट में कल खाने गया, वहां भी अनसर्टेनिटी थी। तो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को हमें लाइफ में ब्रेस करना होता है। होगा आपके लाइफ में उतार चढ़ाव, सब कुछ आता रहेगा। ये एग्जाम भी उसी तरीके से है। इसलिए पहली बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बहुत मुश्किल एग्जाम है। यहां ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाता है जिसका आंसर आपको ना पता हो। मैं आपको यहाँ पूरे प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन करवाऊंगा, और आप रियलाइज करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है। लेकिन ये हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों है? एक क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को पता है, लेकिन सिलेक्शन केवल 10 का ही होना है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ कंपटीशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि हम सबको आंसर पता है। आप कैसे अपने आंसर को दूसरे से बेहतर कर सकते हैं? हम में से हर किसी को आंसर पता है कि इसका आंसर लिखना क्या है, इसमें क्या लिखना है, क्या पॉइंट होने चाहिए। अब ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया। तो इसीलिए अपने दिमाग में ये फालतू की बात कभी ना लाएं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। डिफिकल्ट एग्जाम का मतलब कि सवाल का आंसर किसी को ना आता। मेरे एक फ्रेंड है, वो कैलटेक में प्रोफेसर है। तो जिस साल में उन्होंने पेपर दिया था, उनसे 2-3 साल पहले आईआईटी के पेपर में उन्होंने कहा कि पूरे नॉर्थ इंडिया से एक भी बच्चा वो सवाल नहीं कर पाया था। ये एक डिफिकल्ट पेपर हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ कंपटीशन नहीं है। तुम जीनियस हो तो सॉल्व कर दोगे, कोई कंपटीशन नहीं है जीनियस के लिए। यहां पर चाहे तुम आइंस्टीन क्यों ना हो, यहाँ कंपटीशन बहुत इंटेंस है। इसलिए पहली बात तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाना है, या आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है। यहाँ ऐसा कोई सवाल नहीं आता है लिटरली कि जिस सवाल का आंसर बच्चों को ना पता हो। इनफैक्ट जैसे ही एग्जाम हॉल से आप बाहर निकलेंगे, आपको उस क्वेश्चन का आंसर कई बार होगा क्लिक कर जाएगा। तो इसलिए अपने दिमाग में ये सब बातें कभी ना लाएं कि इसको कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाना है, मुझे मल्टीपल सोर्सेस को रेफर करने हैं। कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों से पूछताछ नहीं करना है सिविल सर्विसेज एग्जाम। इस एग्जाम के लिए 3 ही सोर्स होता है। पहला सिलेबस। सिलेबस 2-3 दिन में याद हो जाता है। सिलेबस अगर आप 2-3 दिन डेली पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और सिलेबस को याद कर लेना चाहिए, मेरा मानना है। ऑप्शनल में जीएस में लाइन बाय लाइन सिलेबस वैसे भी याद हो जाएगा आपको, 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो उसको चिपकाने उपकाने की जरूरत नहीं है। तो बंद करवा दीजिए। तो
उसको अभी शायद कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए थोड़े दिन हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी हो। तो इसलिए अपने दिमाग में ये बात लाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट लगाना है। सबसे पहला काम है कि सिलेबस आपको याद होना चाहिए। दूसरा काम जो स्टूडेंट से मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए। एक ऐसा एग्जाम जो बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें पीवाईक्यू का बड़ा रोल होता है। एक एग्जाम जो बहुत मुश्किल एग्जाम है, उसमें कोई पीवाईक्यू का रोल नहीं होता है, उसमें तुम्हारे आईक्यू का रोल होता है। तुम्हारा आईक्यू बहुत शानदार है, क्वेश्चन कैसा भी आएगा तुम सॉल्व कर दोगे। अब मान लिया कोई जीनियस है, उसको मैथ्स का कोई भी सवाल दोगे सॉल्व कर देगा, उसको फिजिक्स का कोई भी सवाल दोगे सॉल्व कर देगा। अब जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट थे वो, उनको कोई भी सवाल दोगे वो सॉल्व कर देगा, वो जीनियस था। यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है कि तुमको जीनियस होना है। यहाँ आर्ट्स का पेपर है जिसको अच्छे ढंग से लिखना है। दूसरा एग्जाम दूसरी खास बात सिविल सर्विसेज एग्जाम की कि आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। आपने पास्ट में क्या किया है वो इमटेरियल है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग भी इस एग्जाम को बहुत सक्सेसफुली एस कर रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुली क्लियर कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे बैकग्राउंड के लोग हैं कि उन्होंने एग्जाम सारे दिए लेकिन उनका हुआ कहीं नहीं, या किसी टॉप कॉलेज में नहीं हुआ, लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम में वो टॉप कर गया। तो इसलिए दूसरी बात अपने दिमाग से ये मत निकाल दीजिएगा आप कि आपको बहुत एक्सेप्शनल बैकग्राउंड का होना है। कोई एक्सेप्शनल बैकग्राउंड का नहीं होना है। यहाँ मैं 10 कम से कम ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनका एसएससी का एग्जाम नहीं निकला और पहली बारी में उनका सिविल सर्विसेज हो गया। ऐसे मिनिमम 10 लोगों को जानता हूं मैं, क्योंकि वहां मैथ रीजनिंग आती है, उसमें एक सर्टेन लेवल का एप्टीट्यूड चाहिए, लिखने में एक सर्टेन लेवल का एप्टीट्यूड चाहिए। आपको अच्छा लिखना है और अच्छा एप्टीट्यूड होना में है, दोनों में दो बातें। अच्छा एप्टीट्यूड एक सर्टेन एज में ही डेवलप होता है। आप अगर 17-18 ईयर्स तक वो एप्टीट्यूड नहीं डेवलप कर पाए तो अभी नहीं हो पाएगा डेवलप। जैसे बड़ा अच्छा एथलीट होना है तो आपको बचपन से आपके अंदर वो चीज दिखनी चाहिए, वो नेचुरल एप्टीट्यूड दिखना चाहिए। मेहनत करके कोई एथलीट नहीं बन सकता है वर्ल्ड क्लास का। यहां पर कैसा है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं राइट डायरेक्शन में तो हर किसी के लिए हर कोई इक्वल फुटिंग पर है। सबसे बड़ी ब्यूटी इस एग्जाम की कि चाहे आपने हिंदुस्तान के बेस्ट कॉलेज से पढ़ाई की हो, चाहे आपने हिंदुस्तान के वर्स्ट कॉलेज से पढ़ाई की हो, एवरीबडी स्टैंड्स विद इक्वल चांसेस। मुजफ्फरपुर से पढ़ा हुआ बच्चा भी पहले 50 में रैंक यहां ले आता है, जिसकी पूरी पढ़ाई मुजफ्फरपुर से हुई। आईएम अहमदाबाद का बच्चा भी यहाँ फेल कर जाता है। क्या यहां से मैं ये इन्फेरेंस निकाल लूं क्या आईएम अहमदाबाद वाले से अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड मुजफ्फरपुर वाले का था? नहीं। एग्जाम का नेचर डिफरेंट है। मुजफ्फरपुर वाले में वो एप्टीट्यूड था जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी है। आईएम अहमदाबाद वाले में वो एप्टीट्यूड लैक कर रहा था जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी है। इसलिए एकदम अपने दिमाग में शांत रह करके पढ़ाई कीजिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, आपको बहुत शांत होना है इस एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है। तो इसीलिए आपको बहुत शांत और बहुत पेशेंट होना है। अगर मुझे दो बंदा मिले, दो स्टूडेंट मिले, एक जीनियस हो और एक बहुत ही एवरेज हो लेकिन सर झुका के डेली काम करने वाला बंदा हो, जो जीनियस है वो बहुत इरेटिक हो, अगर आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ेंगे, उसका हो सकता है यहाँ ना हो, और जो एवरेज वाला बंदा है वो यहाँ टॉप कर जाए। इसलिए ये सब जो अपनी सोसाइटी में भ्रांतियां है ना कि सिविल सर्विसेज एग्जाम का मतलब कि तुम कुछ गॉड गिफ्ट ऊपर से लेकर के आए हो, ये सब नहीं होता है। आर्ट्स के सब्जेक्ट में कोई तुमको यहाँ वो शशि थरूर थोड़े बनना है कि तुम्हें ऊपर से गिफ्ट लेकर के आना होगा। यहाँ अच्छा आंसर लिखना है। अच्छा आंसर लिखना इज ए स्किल। जैसे कार चलाना इज ए स्किल। कार चलाने में सिंपल सा लॉजिक है कि पहले दिन आइंस्टीन भी कार चलाएंगे तो अच्छी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। पहले दिन अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा गिटारिस्ट भी गिटार सीख रहा होगा तो वो अच्छा गिटार नहीं बजा पाएगा। लेकिन अगर वो लगातार लगा रहेगा तो कार कोई भी चला सकता है, इट्स नो बिग डील। उसी तरीके से अच्छा आंसर लिखना है, इट्स ए स्किल। जो पहले दिन हो सकता है कि तो आप आंसर लिखे तो बहुत ही वाहियात और बहुत घटिया लेवल का आंसर लिखे, 100th डे अगर आप सस्टेन कर रहे हैं, परसिवर कर रहे हैं, तो आपका आपके खुद के आंसर पर आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि हो क्या गया, कि मैं ही हूं जो लिख रहा हूं। अब क्या आप में पहले और 100वें दिन कोई फर्क आ गया है?
नहीं, केवल एक चीज का फर्क आया है कि आपने परसिवरेंस शो किया है, आपका लिखने वाला स्किल सेट इंप्रूव होता चला गया। इसलिए अननेसेसरली ये सब बातें दिमाग में कभी नहीं लाएं कि मुझे बहुत एक्सेप्शनल बैकग्राउंड का होना है, मुझे बहुत शानदार लिखना है, मुझे शशि थरूर बनना है। कोई नहीं होता है शशि थरूर। शशि थरूर लाख में एक आदमी होता है, कोई जीनियस होता है। यहाँ आपको इस तरीके के लोग भी मिलेंगे जिनका जिंदगी में किसी एग्जाम में नहीं हुआ, सिविल सर्विसेज में हो गया। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए एप्टीट्यूड था उनके अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपको लिखने पढ़ने में आप एंजॉय करते हैं, पेशेंस है आपके अंदर, लंबा खेलने का दम है आपके अंदर, तो मेरा मानना है कि ये एग्जाम, इस एग्जाम के लिए ऐसा बच्चा एक परफेक्ट बच्चा होता है। दूसरा एक एडवांटेज ये है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की ऑनेस्टली तैयारी करते हैं तो आपका 1 आध 2 साल में बीपीएससी निकल जाएगा। स्टेट पीसीएस बड़े आराम से निकल जाता है। आजकल जो नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है, चाहे बिहार में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, वो ये ट्रेंड है कि सारे सिविल सर्विसेज वाले बच्चों का ही निकल रहा है स्टेट पीसीएस का एग्जाम। तो इसलिए आप ऑनेस्टली लगे रहेंगे तो आपका वो एग्जाम बड़े आराम से निकल जाएगा। हमारे लिए डूज क्या होगा और डोंट्स क्या होगा, उसके बाद मैं आऊंगा सजेस्टेड रीडिंग पर। मेरी सजेस्टेड रीडिंग हमेशा बहुत बेयर मिनिमम होती है। आप कहेंगे कि सर मैं तो सुन के बैठा था कि बहुत सारी किताबें पढ़नी है। नहीं, जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। जिसने बहुत सारी किताब पढ़ लिया उसका वैसे भी नहीं होना है। आज तक कभी आपने किसी ऐसे बंदे को देखा है कि जो किताबों की लाइब्रेरी जिसने बना लिया और उसने एग्जाम क्लियर कर दिया? यहाँ कौन एग्जाम क्लियर कर रहा है? मैकेनिकल इंजीनियर है, जिंदगी में उसने आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, क्लास 10th के बाद एग्जाम की तैयारी करने आया और 1 साल में उसका हो गया। जो 10 साल से वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसका नहीं हुआ। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी 3 साल पहले जो लॉ में एक लड़के ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। उसने जिंदगी में कभी लॉ नहीं पढ़ा था। दिल्ली में आने के बाद उसने पूछा कि कौन सा ऑप्शनल ले लिया जाए। किसी ने उसको सजेस्ट किया, और मैं मानता हूं कि इसलिए सजेस्ट किया होगा ताकि उसका ना हो। तुम लॉ ले लो, तुमको पॉलिटी में फायदा मिलेगा। उसने लॉ ले भी लिया और उसने लॉ में सारा रिकॉर्ड 1 ही साल में ब्रेक भी कर दिया। आपको लगता है कि किसी ने 5 साल अगर लॉ पढ़ा होगा तो उससे ज्यादा नॉलेज उसके पास होगा? मतलब ये बेसिक लॉजिक को भी डिफाई करने वाली बात है कि अगर कोई आपसे कहे कि उसके पास 5 साल से जिसने बीए एलएलबी वाला कोर्स किया हुआ है उससे ज्यादा नॉलेज लॉ का होगा, सवाल ही नहीं, आ ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है ये चीज। लेकिन उसने सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है कि पेपर में लॉ ऑप्शनल में नेशनल लॉ स्कूल का भी बच्चा होगा, और पेपर में वो बच्चा भी लॉ ऑप्शनल दे रहा है जिसने जीवन में लॉ नहीं पढ़ा, जिसने कभी एलएलबी नहीं किए। अब कोई ये बोलने को बोल सकता है कि इसको तो सीआरपीसी भी नहीं आता है। ना है, वो सीआरपीसी पढ़ने के लिए थोड़ी एग्जाम दे रहा था, उसको आईएएस बनना था, बन गया। उसका अप्रोच डिफरेंट था। तो आपके अप्रोच पर इस एग्जाम में सब कुछ मैटर करता है कि आपका अप्रोच क्या है। तो इसीलिए एग्जाम की तैयारी जब करें तो बहुत ही शांत दिमाग से कीजिए, बहुत ही पेशेंस के साथ कीजिए। अननेसेसरली अपने दिमाग में ये ख्याल लाने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत मुश्किल काम कर रहा हूँ, दुनिया पर कुछ बहुत बड़ा एहसान करने जा रहा हूँ। इट्स लाइक एनी अदर एग्जाम। हाँ, ये जरूर है कि एग्जाम पास करने के साथ ही आपकी जिंदगी बदल जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम। बाकी एग्जाम में कुछ और एप्टीट्यूड चाहिए, इस एग्जाम में कुछ और एप्टीट्यूड चाहिए। इस एग्जाम में लिखने का पेपर है ये, तो आपके पास वो राइटिंग की अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए। प्रीलिम्स के पेपर में आपके पास लॉजिकली आंसर्स को डिड्यूस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो डूज क्या होगा सिविल सर्विसेज एग्जाम में, डोंट क्या होगा, फिर मैं सजेस्टेड रीडिंग डिस्कस करूंगा, और फिर हम लोग एक बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि इसी बार के पेपर में जो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, जो उन्होंने पूछा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अभी इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पहले पेज में दिया हुआ है, जुडिशरी चैप्टर में। अभी मैं प्रारंभ बैच में एनसीईआरटी ले रहा था, तो बहुत दिनों के बाद मुझे एनसीईआरटी पढ़ना हुआ। मैंने कहा ये तो आंसर यहाँ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को। लेकिन क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज्यादा हो जाता है, 150 वर्ड में उसका आंसर लिखना था। ये इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत मुश्किल बना देता है। वो ये नहीं बनाता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है। 150 वर्ड में उसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये स्किल डेवलप करना है हमें। इसलिए ये सब मत सोचिए कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। आप लगभग 80% क्वेश्चन का आंसर यूं भी दे पाएंगे।
आप लिखते किस तरीके से हैं, आप में किस तरीके की एबिलिटी है। तो पहला जो मेरा डूज होगा सिविल सर्विसेज, स्पेशली इंडियन पॉलिटी के लिए, हम हम अपने डिस्कशन को यहां पर इंडियन पॉलिटी तक ही लिमिट रखेंगे। तो डूज क्या नहीं करना है आपको और क्या करना है, उसके बाद मैं आऊंगा सजेस्टेड रीडिंग, और फिर हम लोग एक टॉपिक से शुरू करेंगे अपनी क्लास, इंडियन पॉलिटी। क्या नहीं करना है आपको, मेरा मानना है कि इससे इंपॉर्टेंट जिंदगी में कुछ भी नहीं है। क्या करना है ये हम लोगों को हर कोई बताने वाला होता है, हमें क्या नहीं करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे सिविल सर्विसेज एग्जाम का। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में एक टॉपिक पर पीएचडी होती है। कोई भी एक टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उस पर लिटरली पीएचडी होती है। अब ये आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अगर आपका अप्रोच पीएचडी स्कॉलर वाला है, तो कि आप पूरे सिलेबस को कभी खत्म कर पाएंगे जिंदगी में, क्योंकि आप तो ज्यादा डेप्थ एक्वायर करते चले जाएंगे, वहां रेंज की जरूरत है। तो इसलिए रेंज पर फोकस करना है हमें, हमें डेप्थ पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि डेप्थ का कोई लिमिटेशन नहीं है। एक टॉपिक में पढ़ाता हूं रेगुलेटरी बॉडीज, जिस पर लोग पीएचडी करते हैं, उसमें से भी एक ही टॉपिक एसीबीआई, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिस पर पीएचडी होती है। अब आप सोच के देखिए कि पूरे सिलेबस के एक टॉपिक में से एक पार्ट और जिस पर पीएचडी होती है। बच्चा क्या गलती करता है 90% स्टूडेंट? वो सोचता है कि मुझे सेबी पर दुनिया में जितना कुछ पता है सब पता होना चाहिए। ये आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, आप कभी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप पूरी जिंदगी पढ़ेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। किसी ने अगर आपसे ये बात कही है कि इस लेवल का डेप्थ चाहिए, तो वो एक झूठा इंसान है, वो आपको सही बात नहीं बता पा रहा है, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे बच्चे यहाँ बैठे हैं। मुझे आप एक बात का आंसर दीजिए, पूरे सिलेबस के एक टॉपिक पर पीएचडी हो रही है, फेडरलिज्म जिस पर पीएचडी हो रही है, मान लिया उसमें से भी पीएचडी हो रही है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, मतलब मैं फेडरलिज्म भी छोड़ रहा हूं, पूरे इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक फेडरलिज्म, उसमें से भी एक टॉपिक सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, जिस पर पीएचडी हो रही है। क्या ये प्रैक्टिकली दुनिया में किसी के लिए भी पॉसिबल है कि वो पीएचडी स्कॉलर के बराबर नॉलेज हर टॉपिक में ले आए? सवाल ही नहीं उठता है। और जिसने ये कोशिश कर दी इस एग्जाम में, वो बर्बाद हो जाएगा, उसका वैसे भी कुछ नहीं होगा। ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे जिनके पास किताबों की लाइब्रेरी बन जाती है पढ़ते पढ़ते। जिसका एग्जाम हो रहा है उसने एक आध किताबें पढ़ी होती है। हाँ, एग्जाम पास होने के बाद वो जरूर बोल देगा कि मैं प्लेटो हूँ, एरिस्टोटल में ही हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि जो एग्जाम टॉप कर रहा है उसके पास एक आध दो किताबें होती है, उसके पास दूसरी कोई किताब नहीं होती। अब उस किताब को यूज कैसे करना है, करंट अफेयर्स से कैसे इंटीग्रेट करना है, ये स्किल सेट आपको डेवलप करना है। आपको अननेसेसरली पागलों टाइप से पढ़ना नहीं है कि मैं सुबह से शाम तक पढ़ ही रहा हूं, उठ ही नहीं रहा हूं। कई लोगों को आप देखेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी में वो जिंदगी में सब कुछ छोड़ देते हैं, कहते हैं मैंने संन्यास ले लिया है, अब मैं तैयारी कर रहा हूं। संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आपका नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनालिटी बेस्ड एग्जाम है। आपकी पर्सनालिटी अगर बहुत अच्छी नहीं है तो यूं भी आपका नहीं होगा। आप बहुत शांत किस्म के इंसान नहीं है, बहुत पेशेंस वाले इंसान नहीं है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने वाले इंसान नहीं है, आप आपके पास सोशल स्किल नहीं है, तो यूं भी नहीं होगा आपका। 18 घंटे पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा। 18 घंटे पढ़ने से आप क्या ही कर लेंगे, और कोई नहीं पढ़ सकता 18 घंटा। तो इसलिए पहला जो डूज है इंडियन पॉलिटी के लिए, वो डूज है कि डोंट्स। पहले मैं डोंट्स डिस्कस करता हूं, क्या नहीं करना है आपको। नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नो रिसर्च ऑन एनी टॉपिक, किसी टॉपिक पर कोई रिसर्च नहीं करना है, नो रिसर्च। क्वेश्चन उतने से हो जाएगा जितना हम यहां पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं आपको बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा, और आप ही से करवाऊंगा, और आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुली उसको कर ले जा रहे हैं। फर्क यह है कि आपको बाकियों से बेहतर लिखना है, आपका जो लॉजिक होना चाहिए वो बाकियों से बेहतर होना चाहिए। अब प्रीलिम्स में मान लिया उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो एक्ट होगा या 42nd होगा, मान लेते हैं। आपको नहीं पता होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों को। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि फर्स्ट होगा या 42nd होगा।
अभी मान लिया 3 बच्चे बैठे हैं, तीनों के दिमाग में फर्स्ट और 42nd को लेकर के कंफ्यूजन है। 4 में से 2 ऑप्शन को तीनों ने एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन 2 बच्चा टिक करते समय वो फर्स्ट और 42nd पर तो तीनों ही बच्चे आ गए हैं, लेकिन 2 बच्चा पेपर में टिक करते समय डर गया और उसने टिक नहीं किया। इन्होंने टिक कर दिया और इनका सही हो गया। समझ रहे हो? अब ये इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ योर नॉलेज, क्योंकि तीनों ही बच्चे इक्वल फुटिंग पर हैं, लेकिन इस एक बच्चे की पर्सनालिटी दोनों से बेहतर है, स्ट्रेस को मैनेज करने की एबिलिटी दोनों से बेहतर है, इसलिए ये बच्चा सिविल सर्विसेज के लिए परफेक्ट स्टूडेंट है, परफेक्ट कैंडिडेट। यहां ये नहीं होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा कि उसका आंसर किसी को नहीं आता है, ऐसा आज तक नहीं हुआ, और ऐसा अगर आर्ट्स के पेपर में होने लगे तो आपको अंदाजा नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। 2015 में क्वेश्चन पूछा था मैकब्राइड कमीशन, मैंने उस साल में 50 लोगों से पूछा होगा, 50 में से मेंस देने वाले एक बच्चे ने भी उसको सॉल्व नहीं किया था। सोच के देखिए, 50 बच्चों में से एक सिंगल बच्चे ने उसको सॉल्व नहीं किया था। ये क्या है? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है? नहीं, 7-8 साल में एक आधी बार आया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो इसलिए कोई रिसर्च नहीं करना है टॉपिक पर। दूसरा, लिमिटेड सोर्सेस। आपके सोर्स अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए, अगर अनलिमिटेड होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लिया आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आपका सोर्स अनलिमिटेड है, कंफ्यूज हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में अल्टीमेटली आंसर 150 वर्ड में लिखना है। देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन नोइंग 5000 वर्ड्स एंड देन यू आर अनेबल टू राइट 150 वर्ड्स गुड आंसर। कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आपके पास 5000 वर्ड का नॉलेज है और आप 150 वर्ड में लिखने में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 5000 वर्ड है तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन तो रहेगा कि ये भी लिख दूं क्या। और कोई पॉइंट नहीं बनता है कि 150 वर्ड का आंसर आप 500 वर्ड में लिख के आते हैं, क्योंकि वैसे भी आप फेल होने वाले हैं, आपका नहीं होगा। क्योंकि 150 वर्ड का 500 वर्ड में आंसर लिखने का मतलब है वर्ड लिमिट इन अ सेंस इज टाइम लिमिट। पेपर जिस तरीके से डिजाइन होता है इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात? आपने अगर वर्ड लिमिट को बार बार वायलेट किया तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि आपका पेपर, आप 10 क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे पेपर में। तो इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। लिमिटेड सोर्सेस, क्या सोर्सेस है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा, फोकस ऑन रेंज, मतलब डोंट फोकस ऑन डेप्थ। किसी टॉपिक में डेप्थ पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। डोंट फोकस ऑन डेप्थ, क्योंकि आप डेप्थ पर फोकस कर भी नहीं पाएंगे। समस्या यह है कि अगर आपने डेप्थ पर फोकस करने की कोशिश की तो आपका कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आप अटरली कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए डेप्थ पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि डेप्थ का कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस में डेप्थ कितना होगा किसी को नहीं पता। आप अगर पूरे 1 साल तक पढ़ते रह जाएंगे इसी एक टॉपिक को तो भी हो सकता है ये फिनिश आप ना कर पाए। तो मैं ऐसा काम करूंगा क्यों? अगर मेरे को एक ऐसा टॉपिक दिख रहा है कि मैं 1 साल तक पढ़ूं और मैं उसका आंसर ना कर पाऊं या मैं उसमें कहीं ना कहीं फंस जाऊं, तो इसका मतलब है कि एग्जाम का नेचर इज डिफरेंट। आपको उसको नेचर को पिक करना होगा। और तीसरा, चौथा, देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन फोकसिंग ऑन टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। डोंट फोकस ऑन टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। एक बारी में एक चीज पर फोकस कीजिए। मान लिया क्लास चल रहा है, क्लास पर फोकस कीजिए। क्लास, अगर आप एक बारी में, पहली बारी में बहुत सारे सोर्सेस पर फोकस करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे सोर्सेस पर फोकस करने का सबसे बड़ा नुकसान आपके सामने ये होगा कि आपका बेस नहीं बन पाएगा। जैसे ही आपका सॉलिड फंडामेंटल हो गया है, आपका फाउंडेशन जो ब्लॉक है वो अच्छा हो गया है, अभी आप कैसे भी क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व कर देंगे। आपको जगह जगह पर लॉजिक का इस्तेमाल करना होगा पूरे एग्जाम की तैयारी में। आप अगर ये सोचेंगे, कई बार मैं बच्चे जब प्रीलिम्स का एग्जाम उनका नहीं होता है, बच्चे मेरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि सर इस बारी मैं बहुत पढ़ा था, मेरा नहीं हो पाया, अगली बार मैं और ज्यादा पढ़ूंगा। मैं कहता हूँ नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा सोचना है। अगली बारी ज्यादा नहीं पढ़ना है, पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मेरे को ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का लिटरली कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ज्यादा पढ़ के तुम करोगे क्या? ज्यादा मान लिया तुम पढ़ोगे, उससे क्या हो जाएगा?
तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का? हमारा तरीका होगा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक, और उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन। मतलब आपको जो पढ़ाई करनी है वो क्वेश्चन बेस्ड तैयारी करनी है। अगर आप क्वेश्चन बेस्ड तैयारी नहीं करते हैं, रैंडमली अगर आप चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। अब एक फंडामेंटल राइट है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। फंडामेंटल राइट पे राम जेठमलानी भी फंस जाएंगे आज भी। मतलब अब तो नहीं रहे, आप लोगों ने राम जेठमलानी का नाम सुना होगा, हरीश साल्वे भी फंस जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। अननेसेसरली तुम क्यों खत्म करने के चक्कर में फंसे हुए हो, और उसको खत्म करने के चक्कर में खुद ही खत्म हो रहा है। वो हो ही नहीं सकता है खत्म कभी, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो आपको बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस रखने होते हैं पढ़ाई करने के लिए। बार बार उसको पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि अगर एक बार आपने पढ़ा है, मान लिया आपका नहीं हो पाया, तो अगली बारी ये गलती दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करके और अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 50 टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। कैसे नहीं होगा तुम्हारा? तुम्हारे पास ये एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि क्वेश्चन देखने के साथ तुम्हें समझ में आ जाएगा ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। क्वेश्चन देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा दो ऑप्शन नहीं होगा, और इसी दो ऑप्शन में सारा गेम होना है। अब यहां पर आपकी पर्सनालिटी का रोल आता है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी का रोल आता है। मान लिया आप डर गए 50-50 पर और आपने क्वेश्चन छोड़ दिया। अभी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, अब दिक्कत मुश्किल है। 50-50 पे जब आ ही गया है, तो आप में इतना करेज होना चाहिए कि आगे बढ़ के और टिक करना है उसको। फ्रंट फुट पर खेलिए। डिफेंसिव होकर खेलने का कोई मतलब नहीं। जिंदगी में कोई भी काम डिफेंसिव होकर मत कीजिए। अगर आप कोई बड़े गोल के लिए आगे बढ़े हैं ना, डिफेंसिव होकर नहीं रहना है। डर करके पढ़ रहे हैं, कंधा झुका हुआ है, डेली चाय के दुकान पे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो कह रहा है बड़ा मुश्किल एग्जाम है, ये नहीं हो पाएगा। अभी आप अगर 5 ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं, तो छठवें आप ही लूजर होने वाले हैं। और 5 आप ऐसे विनर के साथ रहते हैं जो डेली सुबह में उठ कर कहता है कि एकदम आराम से होगा। कैसे नहीं होगा? ऐसे ऐसे लोगों का हो रहा है तो मेरा कैसे नहीं होगा? छठवें विनर आप होंगे। कल ही मैं देख रहा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई है। उन्होंने सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया है कि क्या कॉमन है सक्सेसफुल लोगों में। तो ऑलमोस्ट 99% केसेस में ये रिजल्ट आया है कि इट डिपेंड्स ऑन योर रेफरेंस ग्रुप। समझ रहे हैं मेरी बात? कल ही पढ़ा है मैंने। इट डिपेंड्स ऑन योर रेफरेंस ग्रुप। तुम किनके साथ उठते बैठते हो। अगर तुम 5 लेजी लोगों के साथ उठते बैठते हो, छठवें तुम हो जाओगे। अगर आप 5 विनर के साथ उठते बैठते हैं कि सुबह में 4 बजे उठना है, जूता पहन के दौड़ने चले जाना है, वापस आना है, मेडिटेशन करना है, पढ़ाई पे बैठ जाना है, हाईली मोटिवेटेड रहना है, तो 6 महीने 8 महीने साल भर के अंदर आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। वो ग्रुप ही आपको पुश कर देगा। आप 5 ऐसे लूजर के साथ रहते हैं कि सुबह उठने के साथ ही चाय के दुकान पे कहता है नहीं हो पाएगा। अब तो कई बार लगता है कि हार्ट अटैक भी हो जाएगा तैयारी करते करते। छठवें हार्ट अटैक वाले आप ही होने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये विनिंग माइंडसेट नहीं है। तो माइंडसेट का बड़ा रोल है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। इस एग्जाम में नॉलेज का लिमिटेड रोल है। ये कोई वैसा एग्जाम नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है आर्ट्स के पेपर में। आर्ट्स के पेपर में अगर क्वेश्चन बना है तो 50 बच्चा तो जरूर जानता होगा उसका आंसर। आपको बेहतर कैसे करना है दूसरों से। समझ रहे हो मेरी बात? ये प्योर पर्सनालिटी बेस्ड एग्जाम है। आपकी पर्सनालिटी बहुत प्लीजिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने हमेशा ये देखा है कि जिसकी पर्सनालिटी प्लीजिंग होती है, शांत पर्सनालिटी होती है, पेशेंस जिसके अंदर होता है, मैंने देखा है कि एग्जाम में उसके लिए एम्पल स्कोप होता है। वो इवेंचुअली एग्जाम क्लियर कर ही जाता है। मैंने हमेशा देखा है कि जिसकी पर्सनालिटी में पेशेंस की कमी होती है, जिसकी पर्सनालिटी में आप हमेशा देखेंगे वो मतलब एंथुजियाज्म की कमी होगी, जो जो प्लीजिंग पर्सनालिटी का इंसान नहीं होगा, सिविल सर्विसेज एग्जाम में आप हमेशा देखेंगे उसको फॉल्टर करते हुए, भले उसका कुछ भी बैकग्राउंड हो। ऐसे ऐसे केसेस मैं जानता हूं अपने पूरे स्टूडेंट करियर में, आपको जान के हैरानी होगी। पहले मैं दिल्ली में एक जगह होती थी जिया सराय, वहां इंजीनियर्स बहुत रहते हैं। जिया सराय में एक बंदा तैयारी करता था, जीनियस था वो, उसके बारे में सारे लोग बोलते थे उसके बैच में, ये जीनियस है, यही सबको पढ़ाता था कॉलेज में अल्टीमेटली। और सारे लोगों का हो गया उसको छोड़ के। समझ रहे हो मेरी बात? मुझे अभी भी याद है, पीके पांडे रहते थे आईआईटी कानपुर से, उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था।
उनको छोड़ के बाकी सबका हो गया। उनके कॉलेज वाले लोग कहते थे कि इससे टैलेंटेड बंदा ही नहीं है कोई। बाद में वो पीएचडी करने अमेरिका चले गए, यहां नहीं हुआ उनका। और लोग बोलते थे कि यहां नहीं होगा इसका, ये जिद पे है कि मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा, और इसका नहीं होगा, और उनका नहीं हुआ। तो इसलिए कोई लॉजिक नहीं बनता है। अभी लास्ट ईयर का रिजल्ट आया है, इस साल का नहीं, लास्ट ईयर वाला रिजल्ट। लास्ट ईयर वाले रिजल्ट में एक लड़के की रैंक है 77, दूसरे लड़के की रैंक है कुछ 18। जिसकी 18 रैंक है उस लड़के का ऑलरेडी 2 बार सिलेक्शन हो चुका था। जिसकी 77th रैंक है, दोनों का बैकग्राउंड आप जान लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जिसकी 77th रैंक है उसका पहली बार ही 77th रैंक आया, दोनों का एकेडमिक बैकग्राउंड। जिसकी 18वीं रैंक थी, राजस्थान के गंगानगर जिले के एक कस्बे में, एक तो राजस्थान में वो भी गंगानगर, एकदम बॉर्डर पर, उसमें भी एक कस्बे से उसने पूरी पढ़ाई की थी। जो 77th रैंकर था वो जीवन में कभी सेकंड नहीं आया था। आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसकी 10 जीपीए थी। 10 जीपीए मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 5वीं बार में उसका सिलेक्शन हुआ। यहां से क्या मैं ये इन्फ्रेंस निकाल लूं कि 18वीं वाला ज्यादा टैलेंटेड था? क्या ये इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है और ये एक सेन इन्फ्रेंस होगा? नहीं। इस एग्जाम के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो 18वीं वाले में ज्यादा थी और 77th वाले में नहीं थी। समझ रहे हो मेरी बात? यहां से केवल ये इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है। यहां से ये इन्फ्रेंस नहीं, कतई नहीं निकाला जा सकता है कि इस जीनियस से ज्यादा उसका एकेडमिक बैकग्राउंड बेहतर था। उसने साफ साफ उसने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, कि मेरे कॉलेज में तो पेज भरने पे नंबर आता था, तो मैंने खूब पेज भरा, पहली बार नहीं भरा तो नंबर नहीं आया, दूसरी बार पूरा भर के आ गया तो बहुत नंबर आ गया। उसने साफ ही कहा था कि ये मेरा बैकग्राउंड है। दूसरे वाले बंदे को अपने टैलेंट के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसका कोई रोल नहीं है कि आपका क्या बैकग्राउंड है। आप जीनियस हैं, आप अमेजिंग बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, आपका हो जाएगा। आपने तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो, आपने मुजफ्फरपुर से पढ़ाई किया हुआ हो, आपने अगर सिविल सर्विसेज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया तो यहां हो जाएगा। बाकी के एग्जाम में आप मेरे से पूछेंगे कि होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। बाकी के एग्जाम के कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा चैलेंजिंग है, यहाँ कम चैलेंजिंग है, बाकी का एग्जाम ज्यादा चैलेंजिंग है। बाकी जगहों पर बैकग्राउंड भी चेक करते हैं कि तुमने 10th में क्या किया है, 12th में क्या किया है। यहाँ कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता है, सिंपल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आपका हो जाएगा। और ऐसे लोगों का हुआ है जिनका ग्रेजुएशन में 3rd डिग्री, वो 3rd डिवीजन आया। अभी पिछले साल इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, एक जरा ऊपर देख लीजिएगा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में मैं फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट गया था, बोल दीजिएगा कि अभी क्लास के बाद कर लेंगे। मैं फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट गया था, तो अभी रशिया में उनकी पोस्टिंग है, रजनीश नाम है उनका। तो उन्होंने कहा कि सर मैंने ग्रेजुएशन 4 साल की ग्रेजुएशन 7 साल में किया था। तो मैंने पूछा कि आपसे इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा नहीं? तो बोला नहीं सर, पहली बार ही पूछा था, उसके बाद कभी नहीं पूछा। उसमें इस एग्जाम के लिए परफेक्ट एप्टीट्यूड था, ऐसा नहीं था कि वो खराब बच्चा था, इस एग्जाम के लिए उसमें परफेक्ट एप्टीट्यूड था। तो इसलिए ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत मुश्किल होना है, बहुत आउटस्टैंडिंग होना है, ये सब कुछ नहीं होता। ये सिंपली एक एग्जाम है। अब आप मेरे से कहेंगे कि फिर सारे बैकग्राउंड वाले लोग यही क्यों पेपर देने आते हैं? प्रेस्टिजियस चीज है। अब प्रेस्टीज, आप तो, हम लोगों के स्टेट में, बिहार में, दरोगा होना ज्यादा प्रेस्टिजियस है साइंटिस्ट से। इसका क्या मैं इन्फ्रेंस निकाल लूं कि साइंटिस्ट कम टैलेंटेड होता है क्या? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साइंटिस्ट से ज्यादा प्रेस्टिजियस है बिहार में दरोगा होना। बिहार, यूपी, मतलब मैक्सिमम जगहों पर हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटीज, यहाँ रूल ऑफ लॉ एक बहुत बड़ा इशू है। दरोगा बनने के बाद सेफ्टी का एहसास होता है उसको भी और उसके रिलेटिव्स को भी। इससे ये इन्फ्रेंस मैं थोड़े निकाल लूंगा कि दरोगा होना वो ज्यादा मुश्किल था और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का साइंटिस्ट होना ज्यादा आसान था। बिल्कुल नहीं, सिंपली जॉब के नेचर की बात है। तो यहां पर कैसा है कि बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, इसमें कोई डाउट नहीं, आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन इस थियरी को और थीसिस को मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इससे मुश्किल एग्जाम धरती पर नहीं, इसमें मुश्किल जैसा कोई नहीं है।
इसमें ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर सबको पता है। अभी आप कैसे उसका आंसर लिखते हैं सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा। डूज में क्या क्या आपको करने की आवश्यकता है। वन सोर्स एट अ टाइम, पहला। और इस रूल को कभी फ्लाउट नहीं करना है। एक सोर्स को एक बारी, उसको जब तक उस सोर्स को 4 बारी हम नहीं पढ़ लेंगे हम आगे मूव नहीं करेंगे। वन सोर्स एट अ टाइम, वन सोर्स। दूसरा, क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का आपके लाइफ में इतना बड़ा रोल है कि जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, बार बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को पढ़िए, रीड कीजिए उसको। आप मेरे से कहेंगे कि सर मैं पॉलिटी पढ़ने आया हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है पॉलिटी का, फिर मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कैसे पढूं? नहीं पता है इसलिए पढ़ना है, पता होता तो नहीं बोलता पढ़ने के लिए। केवल उसको रीड करना है, कोई सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ के बहुत टफ लग रहा था सर। तुमको कुछ आता ही नहीं है तो टफ कैसे लग रहा था? बहुत लॉजिकल बात है ना। तुमको कुछ आता ही नहीं है तो तुमको टफ कैसे लग रहा था? इसलिए पढ़ने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, क्लास से पहले क्वेश्चन, कि जब आप क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे ना, तो जब मैं मान लिया आपको पढ़ा रहा हूँ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा, अच्छा 2018 में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था जो सर अभी पढ़ा रहे हैं। तो आपके जो पढ़ने का तरीका होगा वो एकदम इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा बाकियों से। एक पढ़ाई लिखाई का तरीका होता है कि पढ़े ही जा रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि खत्म कब होगा चैप्टर और शुरू कब हुआ। एक पढ़ाई का तैयारी तरीका होता है कि आपने स्टार्ट किया, आपको प्रिसाइजली पता है कि मुझे क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। आपको अगर ये नहीं पता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक में आप इतना ज्यादा पढ़ जाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब पता चलेगा कि तुम सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे हो और तुम पीएचडी लेवल के नॉलेज को अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो। वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, उसकी जरूरत नहीं है। आप काम की बातें पढ़िए ना। तो मैं हमेशा बच्चों से क्यों बोलता हूं कि आप यूं ही रीड कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व मत नहीं करना है, आपको केवल रीड करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करने का क्या पर्पस है? रीड करने का सिंपल पर्पस है, आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपका दिमाग केवल काम की बातों पर जाएगा। जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो इवेंचुअली आप रियलाइज करेंगे 1-2 महीने के बाद कि कुछ एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको करवाऊंगा जब इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑलरेडी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पहले पूछा जा चुका है। अभी पिछली बार मैं करवा रहा था प्रीलिम्स फोकस बैच, और लिटरली मैंने प्रीलिम्स फोकस बैच में कुछ 14 दिन की क्लास ली होगी इंटरनेशनल रिलेशंस की। उन्होंने 14 क्वेश्चन पूछा था, इसमें 12 क्वेश्चन तो क्लास नोट से थे। इसमें मेरे लिए कोई सावशी की बात नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा महान पढ़ा दिया। 25 साल के क्वेश्चन की समझ है मुझे, वैसे इंडियन पॉलिटी है, 25 साल के क्वेश्चन की समझ है। अभी मैं क्लास ले रहा था, 14 क्वेश्चन पूछा था इस बार इंडियन पॉलिटी से, 12 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में क्लास नोट से हो जा रहा था। बच्चे हमेशा मेरे से पूछने आते हैं कि सर और क्या सोर्स पढ़ा जाए। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्वेश्चन लगाना है आपको ज्यादा से ज्यादा। सोर्सेस बहुत ज्यादा रेफर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो काम की बातें हैं वो कहीं ना कहीं हैं। अब लक्ष्मीकांत में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्वियस सी बात है कि मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं, मैं वो उठा के अपने नोट्स में जरूर ही डाल दूंगा। अगर कोई बहुत अच्छी चीज होगी तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा उसको, मैं उसको उठा के अपने नोट्स में डालूंगा ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो लक्ष्मीकांत अगर आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पहले क्लास नोट्स पर मास्टरी करने के बाद आप जरूर पढ़िए, मैं कभी मना नहीं करता हूं, लेकिन क्लास नोट्स पर मास्टरी करने के बाद। अगर आपके 80% क्वेश्चन मान लिया सॉल्व हो जा रहे हैं क्लास नोट से, और आपको लगता है कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। आपको लग रहा है कि 75-80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मेरे, तो और ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब बेसिकली यहाँ सारा गेम प्रैक्टिस का है और लॉजिक डेवलप करने का है। आप किस तरीके से प्रैक्टिस करके लॉजिक डेवलप करते हैं। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा प्रीलिम्स के, तो हम लोग ऐसी स्ट्रैटेजी रखेंगे कि क्लास के बाद 15 मिनट का समय मैं एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए रख दूंगा। उसमें क्या होगा कि आपको ये आइडिया लगना शुरू होगा कि अच्छा, कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, मुझे यहाँ कौन सा अप्रोच लगेगा।
ऐसे ही मैं मेंस के क्वेश्चंस बीच बीच में आपको क्वेश्चन दे दूंगा कि घर जाकर के आप अटेम्प्ट लीजिए, और दूसरे दिन मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप रियलाइज करेंगे कि अप्रोच क्या होना चाहिए ये आपको पता चलेगा। इसलिए हमेशा क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। सिलेबस, सिलेबस 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं सिलेबस के बारे में बहुत बात नहीं करता। वैसे भी 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा सिलेबस। और तीसरा जो डूस में आपको करना है कि प्रैक्टिस लॉट। क्वेश्चंस एक टॉपिक मान लिया आपने किया, मतलब पहले क्लास से ये संभव नहीं हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली कैसा होगा, जब 8-10 क्लासेस मैं आपकी ले लूंगा तो आप रियलाइज करेंगे कि 8-10 क्लासेस के बाद आप क्वेश्चन करने वाले कंडीशन में हो जाते हैं। कुछ तो क्वेश्चन होना चाहिए ना आपके डिस्पोजल पे करने के लिए। 8-10 क्लासेस के पास आपके पास इनफ मटेरियल होगा कि उतने से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। रियल कॉन्फिडेंस आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है जब क्वेश्चन मेरे से निकल रहे हैं। फिर आपको यह पता चलेगा कि जिस बच्चे को यह लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये यकीन होना शुरू हो जाता है कि मेरा हो जाएगा। सिविल सर्विसेज एग्जाम में इस यकीन का बड़ा रोल है और आपके कॉन्फिडेंस का बड़ा रोल है। वो झूठा वाला कॉन्फिडेंस नहीं जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बच्चों में होता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं। रियल कॉन्फिडेंस वो आपके अंदर से निकलता है, आपको खुद ही पता चलने लगता है कि मेरे से क्वेश्चन होने लगे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब जैसे जैसे पॉलिटी की क्लास मान लिया प्रोग्रेस होगी और आपसे क्वेश्चन होने लगेगा 75-80%, तो वो रियल कॉन्फिडेंस होगा, वो अंदर से निकलेगा। ये कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं खूब पढ़ता हूं, मैं उसको पढ़ाई नहीं मानता हूं। बिना क्वेश्चन के की गई किसी पढ़ाई को मैं पढ़ाई नहीं मानता हूं सिविल सर्विसेज एग्जाम। क्वेश्चन के साथ अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ही मैं पढ़ाई में काउंट करता हूं, बाकी मैं पढ़ाई में काउंट नहीं करता हूं, मैं उसको टाइम पास में काउंट करता हूं। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन पेपर लेकर के देखो। मैं बोलता हूँ, और 1 साल हो जाता है उनकी तैयारी करते हुए, मैं बोलता हूँ अभी तक क्या कर रहे थे? बिना क्वेश्चन पेपर के अगर तुमने तैयारी की है तो अभी तक तो तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुमको तो दोबारा से स्क्रैच से सब कुछ शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि मुझे क्या पढ़ना था और क्या नहीं पढ़ना था। अभी आप लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है सिटीजनशिप, ठीक है, मैं भी आपको यहाँ करवाऊंगा सिटीजनशिप। आप नोटिस कीजिएगा कि लक्ष्मीकांत में जिसने सिटीजनशिप पढ़ लिया उसका बाल नहीं बचना है, वो समय से पहले उसका साफ हो जाना है सब कुछ, क्योंकि उसमें उन्होंने जो जो चीजें दी हुई है वो जिंदगी में कभी पेपर में नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं पेपर में वो। अब ये पता कैसे चलेगा कि क्या पूछा जाएगा पेपर में और मुझे वहां पे क्या पढ़ना है? जब तुम पहली बारी पढ़ने जाते हो बिना क्वेश्चन पेपर देखे हुए तो क्या करते हो? बिना बात के सब अंडरलाइन करते हो। ऐसा लगता है बाद में कि जो नहीं अंडरलाइन किया था वही इंपॉर्टेंट है, जितना जो 10% बच गया है वही इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन वाला तो सारा बेकार कर दिया मैंने। बाद में आपको ये फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं देखे। अगर आपने क्वेश्चन देखा होता तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। आपको पहले से पता होगा कि ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना 1956 से लेकर और 86 तक, उसमें ऐसे ऐसे डेट दिए हुए हैं कि आपका सर दर्द कर जाएगा। वो कभी पेपर में नहीं आना है। अभी आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, अगर पूछ दिया तो क्या होगा? लाइफ हमेशा प्रोबेबिलिटी पर चलती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जीवन कभी बिना प्रोबेबिलिटी के नहीं चलता है। हम जीवन में वो कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं जिसमें हमारे सक्सेसफुल होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होती है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम उससे कोई बहुत डिफरेंट नहीं है हमारी और आपकी जिंदगी से। यहाँ सब कुछ प्रोबेबिलिटी पर चलता है कि ये टॉपिक, क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, मैं आपको बीच बीच में बताता भी रहूंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके लिए तो सब चीज इंपॉर्टेंट है। जिसने क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है और उसके बाद रीड कर रहा है वो, उसके लिए तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है उस किताब की। अगर उसमें लक्ष्मीकांत ने कोई एकदम वाहियात पोल्यूट करने वाला फैक्ट दे दिया है, वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उसने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। लाइफ हमेशा प्रोबेबिलिटी पर चलती है। प्रोबेबिलिटी अगर ये कहता है कि मुझे मेरे से 10 में से 8 क्वेश्चन मेरे से हो जा रहे हैं, अभी आपका काम हो चुका है, आप एग्जाम के लिए रेडी हो गए हैं, जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इस प्रोबेबिलिटी में है कि बाकी बचा हुआ 2 क्वेश्चन भी मैं करके जाऊंगा यहां से, तो शायद आपकी पूरी तैयारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन में आप इतना एफर्ट लगा देंगे जितना 8 में नहीं लगाया है आप। समझ रहे हैं मेरी बात? एक स्मार्ट बच्चा ये गलती कभी नहीं करेगा। कोई फर्क नहीं होता है, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं,
लेकिन मैं आजकल ये देखता हूं कि एग्जाम को डोमिनेट कौन कर रहा है, तो प्रोफेशनल्स डोमिनेट कर रहे हैं। वो जो कॉर्पोरेट में काम करता है, कोई इंजीनियर है, वो बच्चा डोमिनेट कर रहा है। क्यों डोमिनेट कर रहा है? केवल एक रीजन है, वो बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, उसको रिसर्च नहीं करना है। वो यहाँ जब तैयारी करने आता है तो राइट फ्रॉम डे वन उसका गोल होता है कि नहीं, एग्जाम क्लियर करना है मुझे, लिस्ट में नाम चाहिए मुझे। जो दूसरा बच्चा पढ़ता है वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ता है, ईगो सेटिस्फाई करता है। जैसे मैं कार्ल मार्क्स पढ़ाता हूँ, मान लिया आपने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में, तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर मार्क्स से मुझे प्यार हो गया है। मैं पिछले 15 दिन से कार्ल मार्क्स ही पढ़ रहा हूँ। मार्क्स बेटे प्यार करने वाली चीज नहीं है। मार्क्स से उतना ही पढ़ना है जितने से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कार्ल मार्क्स पढ़ने के लिए एक जिंदगी कम पड़ जानी है, समझ रहे हैं? एक लाइफ में तुम कार्ल मार्क्स नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए कार्ल मार्क्स पढ़ने की हिमाकत मत करना कि मैं एक लाइफ में पढ़ ले जाऊंगा उसको। एक प्रोफेशनल कैसे पढ़ेगा? कार्ल मार्क्स का पुराना क्वेश्चन ध्यान में रखा, एक बार ही पढ़ा, पढ़ते समय उसको ये ध्यान में आ गया कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो मूव ऑन कर गया उस टॉपिक से। 5 दिन में उसने टॉपिक पढ़ा और मूव ऑन कर गया। अगली बार आएगा तो वो पुराने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा। एक अनप्रोफेशनल बंदा कैसे पढ़ेगा? जान की बाजी लगा देगा कार्ल मार्क्स पढ़ने में, नया कार्ल मार्क्स बन जाएगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि वैसे ही बन जाते हैं। वो मान लो कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं, अरिस्टोटल पढ़ रहे हैं, तो वैसा ही बिहेवियर करने लगते हैं। ये तैयारी नहीं है। और उसके बाद फिर क्या क्लेम करते हैं पता है? मैं काफी मेहनत करने वाला विद्यार्थी हूं, मैं डेली 12 घंटे पढ़ता हूं। क्या पढ़ रहे थे 12 घंटे में तुम? तुमको तो यही नहीं पता है कि पढ़ना क्या था और छोड़ना क्या था। तुम तो सब चीज पढ़े जा रहे हो, और एक ऐसी चीज पढ़ रहे हो जिसको पढ़ने के लिए एक जिंदगी कम पड़ जानी है। कार्ल मार्क्स को एक जीवन में नहीं पढ़ा जा सकता है। कार्ल मार्क्स को पढ़ने के लिए 2 जीवन चाहिए नॉर्मल इंसान को, और वो भी जब वो डेली 8 घंटे पढ़े तब कंप्लीट कर पाएगा। और तुम उस चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख धरती पे कोई नहीं होगा। तुम स्टूडेंट नहीं हो, फिर कौन हो तुम रिसर्चर हो। तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाला इंसान हो। पहले स्टेज पर तुम ऑलरेडी फेल हो चुके हो। समझ रहे हो मेरी बात? यू नीड टू बी थोरो प्रोफेशनल इन योर अप्रोच, वेरी प्रोफेशनल। काम की बातें, काम की बातों के अलावा कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करनी है। और जो लोग आपसे ये बात कहेंगे ना कि 10 में से 8 हो जा रहा है और जो 2 नहीं हो रहा है, अगर पूरा पेपर वैसा ही आ गया तो सब फेल होंगे, फिर उसी में मेरिट बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात? हम लाइफ में इस प्रोबेबिलिटी पर थोड़ी चलते हैं कि हम घर से बाहर निकलते समय ये सोचते हैं आज एक्सीडेंट हो जाएगा, आज नहीं बच पाऊंगा मैं। हम घर से बाहर निकलते हैं तो इस होप में बाहर निकलते हैं कि मैं दोबारा वापस आऊंगा। क्यों? हमारे अंदर ये तो होता नहीं है कि हम नेगेटिविटी से भरे हुए घर से बाहर निकलते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा होगा। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि नहीं, 10 में से 8 क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जा रहा है, इसका मतलब मेरी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर है। एक आध क्वेश्चन छूटेगा, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। आप बहुत सारे बच्चों को नोटिस करेंगे, वो इसी उसी एक क्वेश्चन में पूरा दिमाग और पूरी एनर्जी लगाएगा। वो बाकी का 9 जो हो जा रहा है उस पर दिमाग नहीं लगाएगा, वो लगाएगा जो नहीं हो पा रहा है। ये लाइफ का एक नेगेटिव एटीट्यूड है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। आपका एटीट्यूड अगर खराब है तो जीवन में आप कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। तो इसलिए बहुत ही सिंपल, कूल और काम होकर के तैयारी कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि 8 10 12 क्लास करने के बाद आपसे क्वेश्चन मैक्सिमम निकलने लगेंगे। मैं आपको क्लास में ही करवाऊंगा क्वेश्चन, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन निकलने लगेंगे। मेंस के क्वेश्चन आप करने लगेंगे। एक दूसरी समस्या आती है स्टूडेंट के साथ कि लिखूं क्या। बच्चे हमेशा मेरे से बोलते हैं कि सर क्या लिखूं, पढ़ तो लिया है लेकिन दिमाग ब्लैंक हो जाता है लिखते समय। लिखना सबसे आसान काम है, ये प्रैक्टिस का काम है। सबसे आसान काम क्यों है? लिखने के लिए स्टूडेंट को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि तुम कुछ मत करो, तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, एक एडिटोरियल उठाओ, उसको 4 बार ही पढ़ो और उसकी प्रेसी लिखो। समझो, जो बचपन में आप लोग प्रेसी राइटिंग करते थे वही करना है। मान लिया न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल 400 वर्ड का है, उसको 150 वर्ड में अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। और ये प्रैक्टिस आप 1 2 महीने कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे आपके। पहला, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। जो एडिटोरियल लिखने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, एडिटोरियल लिखते समय किसी को सुनना नहीं है, खुद पढ़ना है 4 बारी और फिर उसकी प्रेसी लिखनी है। भाषा आपकी अच्छी हो जाएगी, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा फायदा होगा कि जो एडिटोरियल में चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है, अब डेली 2 2 वर्ड भी मुझे मिला
तो 6 महीने में जरूरत से ज्यादा हो जाएगा ना, मेरे काम की चीजें मुझे मिल जाएंगी। और तीसरा, आपका ब्रेन फंक्शन करना शुरू करेगा कि 500 वर्ड की चीजों को 150 वर्ड में मेरे को कैसे लिखना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए कुछ नहीं करने की जरूरत होती है राइटिंग के लिए। बच्चे 1 महीना पढ़ा दो, ये वाला सजेशन उनको दे दो, उसके बाद फिर पूछते हैं सर नहीं लिख पा रहा हूँ आंसर। कौन बोला है आंसर लिखने के लिए? कोई बोला थोड़ी आंसर लिखने के लिए आपको। आपको तो पहले प्रैक्टिस करनी है। वो सोचते क्या है कि पहले दिन से मैं माइकल शुमाकर के टाइप से गाड़ी चलाऊंगा। अभी धरती पर आज तक कोई पहले दिन तो चला नहीं पाया है माइकल शुमाकर की तरफ से गाड़ी, और नहीं तो एक्सीडेंट होना है। सिंपल सी बात है कि तुम्हें पहले बेसिक लेवल पे शुरू करना है। तुमको शुमाकर बनने के लिए बोला कौन है? तुम्हें पहले लिखना शुरू करना है। अच्छा, इंग्लिश अच्छा लिखना इज नो बिग डील। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं। इंग्लिश अच्छा लिखना इज नो बिग डील। इंग्लिश अच्छा बोलना इज नो बिग डील। जब हम लोग दिल्ली गए थे तो मान लिया इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे तो कुछ लोग कहते थे बिहारी अंग्रेजी बोल रहा है। 6-8 महीने बीता, साल भर बीता, एक समय ऐसा आ गया कि फ्लेयर इस लेवल का डेवलप हो गया कि मैं कॉम्प्रिहेंशन भी पूरा बोल जाता हूँ, एक बारी पढ़ के मैं पूरा बोल जाऊंगा। वो फ्लेयर डेवलप करने की बात है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल स्किल नहीं है ये। समझ रहे हैं मेरी बात? आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बढ़िया बोलने लगते हैं। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बढ़िया लिखने लगते हैं। हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस करके तुम अब शशि थरूर नहीं बन पाओगे, लेकिन शशि थरूर बनना भी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? रेगुलर प्रैक्टिस करके कोई शशि थरूर जैसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि थरूर जैसा बोलने के लिए ऊपर से लेकर के आपको आना होगा कुछ, जो मैं जीनियस की बात आपको कर रहा था कि कुछ आपके अंदर वो खास बात होनी चाहिए। लेकिन थरूर बनना भी नहीं है ना। जिंदगी में एस जयशंकर बनने से भी काम हो जाता है, तो इसलिए थरूर बनने की आवश्यकता नहीं, और थरूर जैसा नहीं लिखने की आवश्यकता है। तो इसलिए बहुत ही सिंपल रखें पूरी की पूरी तैयारी को। अब हम बात करते हैं हमारी सजेस्टेड रीडिंग क्या होगी। दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग रेगुलर बेसिस पे कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस। और राइटिंग के लिए क्या करना है, जो मैंने आपको अभी तरीका बताया कि आप रेगुलर बेसिस पर एडिटोरियल पढ़िए, उसको 4 बारी पढ़िए पहली बार में, और फिर उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, 6 महीना हो गया अभी तक एक पेज नहीं लिखा है, प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, डर तो लगेगा ना अंदर में। फियर तो तुमने जबरदस्ती अपने अंदर फियर जनरेट करवा लिया। मतलब स्थिति इतनी खराब होनी क्यों देनी? ये उसी तरीके से है कि तुम्हारा जब वजन बढ़ना शुरू हुआ तभी एक्शन लेना था ना। अभी 200 किलो के हो गए हो, अब ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अब ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा चीजों को। तो आपका काम है रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली काम कीजिए, कंसिस्टेंसी। मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में अगर कोई मेरे से पूछे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, कंसिस्टेंसी। डेली करना है वो काम। मैं डेली उठूंगा और डेली वो काम करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? चल, अब यहां दूसरा सवाल हमारे सामने में आता है। डेली काम कीजिए, डेली पढ़िए, जब तक वो टॉपिक आपका क्लियर ना हो। क्लासरूम में जब तक वो टॉपिक चल रहा है, ईमानदारी से डेली पढ़िए ना। डेली पढ़ने में कोई इतनी बड़ी समस्या होती नहीं है। सब कुछ हम लोगों के दिमाग में होता है। हर किसी को कंसिस्टेंसी से समस्या है। हर बच्चा यही बात बोलेगा कि सर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं। इंसान का ब्रेन इस तरीके से वायर्ड ही नहीं है कि हम लोग कंसिस्टेंट रहे। हम लोग तो बहुत लंबे समय तक हंटर थे ना। इंसान अपने मैक्सिमम एग्जिस्टेंस जो उसका अर्थ पर है वो हंटर हुआ करता था। तो हमारे अंदर वो जो हंटिंग का स्किल बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा, हम लोग शुरू से ही डिसिप्लिन नहीं रहे हैं जिस तरीके से हमें नेचर ने बनाया है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपको बहुत कम बच्चों में दिखेगा। सिविल सर्विसेज एग्जाम में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का बड़ा रोल है, वो भी मैं यहां ऐड कर दूं। डिसिप्लिन, आपको बहुत डिसिप्लिन रहना है कि मुझे डेली पढ़ना है। अगर मान लिया मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं, तो अभी दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस वीक में जो सर ने पढ़ाया है उसको तो मैं फिनिश करके ही आगे बढ़ूंगा। कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ूंगा, और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में मतलब अमेजिंग चीज है। एक बड़ी अच्छी बुक है, कभी मौका मिले तो पढ़ेंगे, जेम्स क्लियर की बुक है एटॉमिक हैबिट। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट में ये कहता है कि अगर तुम डेली 1% इंप्रूव करते हो, एक, 10 नहीं करना है, एक, तो साल के एंड में तुम
37 टाइम्स बेटर हो जाते हो 1% के इंप्रूवमेंट पर। आइंस्टीन ने कहा है कंपाउंडिंग इज द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में तुम्हें बहुत रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन पहले दिन और 100वें दिन में जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात? पहले दिन आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप हो सकता है कि बहुत स्किल्ड ना हो, लेकिन जब आप आखिरी दिन इंडियन पॉलिटी क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत स्किल्ड हो जाएंगे, अगर आपने डेली काम किया है तो इसलिए डेली कुछ नहीं करना है, सर झुका करके क्लास, मान लिया आपके 3 घंटे चली, 3 घंटे के क्लास को ईमानदारी के साथ अगर कोई बच्चा उसी दिन रिवाइज करे तो कितना समय लगेगा? 1 घंटा। उसी दिन करे तो। अगर उसी 3 घंटे की क्लास को कोई बंदा 5 दिन के बाद रिवाइज करे तो कितना समय लगेगा? मिनिमम 6 से 8 घंटा टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए जो जिस दिन पढ़े उसको उसी दिन पढ़ने में क्या कोई समस्या है? मैंने आज पढ़ा, 3 घंटे की क्लास ली, मैं घर गया और उसको आज ही मैंने रिवाइज कर लिया, दूसरे दिन क्लास में आने से पहले रिवाइज कर लिया। ये होता है तैयारी का तरीका। अब इसमें क्या है कि आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता हुआ चल रहा है। बाय द टाइम हम लोग इंडियन पॉलिटी फिनिश करेंगे, आपका एक मेजर चंक कंप्लीट हो चुका है सिलेबस का। मतलब सिलेबस के पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, सिलेबस के जो सबसे बिग 4 जो टॉपिक्स हैं वो यही है, और इकोनॉमी, उसमें से एक आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी आप कितने कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे आपको अंदाजा भी नहीं। क्लास में मैं आपको 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा मेंस के, 15-20-30 जितना संभव हो पाता है मेरे से, और प्रीलिम्स के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा पिछले 8-10 सालों के। तो आप नोटिस करेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शनल की मैं आपको बात बताऊं, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि जो भी स्टैटिक एरिया है, वट एवर कैन बी आस्क्ड हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। जो भी पूछा जा सकता है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अभी क्वेश्चन को केवल पैराफ्रेजिंग हो रही है। पैराफ्रेजिंग समझ रहे हो? अलग अलग भाषा में अभी केवल पैराफ्रेजिंग चल रही है। जो भी पूछा जा सकता था वो पूछा जा चुका है। इंडियन पॉलिटी में आप नोटिस करेंगे 50% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर एग्जैक्टली रिपीट होता है? नहीं, एग्जैक्टली रिपीट नहीं होगा, उसी क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर देते हैं, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। उसके लिए पारखी नजर चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? वो वाला अप्रोच नहीं चाहिए कि मैं सारा कुछ पढ़ लूंगा, मैं बहुत कठिन परिश्रम करने वाला विद्यार्थी हूं। कुश्ती थोड़ी चल रहा है कि आपको एग्जाम के साथ कुश्ती करनी है, दिमाग लगाना है। बिना दिमाग लगाए हुए आप कोई टॉपिक कर ही नहीं सकते। सजेस्टेड रीडिंग क्या रहेगी हमारी? पहला, सिलेबस। सिलेबस उठा के रख लीजिए। सिलेबस से आपको यह भी पता रहेगा कि सर ने सब चीज पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है। समझ रहे हो मेरी बात? वो भी पता होना चाहिए। दूसरा कैसा है कि बच्चे को पता ही नहीं रहता है, टीचर कुछ भी पढ़ा के निकल गया, वो पता ही नहीं है उसको। अब टीचर कुछ भी पढ़ा के क्यों निकल गया, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने क्वेश्चन देखा ही नहीं है। क्वेश्चन देखा ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी पढ़ा के निकलेगा ना वो। तुमको क्वेश्चन देखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन पेपर। तीसरा, क्लास नोट्स। सिलेबस, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज किसका? किसी का सोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके 2011 से लेकर के अब तक के क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है? इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन छांट लीजिए और उन क्वेश्चन को एक जगह रखिए और डेली उसको पढ़िए। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को मैं भी यहां आपको करवाऊंगा क्लास में। उन क्वेश्चन को डेली पढ़ने की आवश्यकता, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को। इससे क्या होगा? एक स्किल डेवलप हो जाएगा। पढ़ते समय आपके दिमाग में आएगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन सर ने जो यहां पढ़ाया है वो 2018 में पूछा हुआ है। अब मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है जिसमें स्टेट के लिस्ट में स्टेट के सब्जेक्ट पर सेंटर कानून बना सकती है। अभी इस छोटे से टॉपिक पर 3 बारी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं देखा है उसको तो लगेगा कि पता नहीं कितनी अमेजिंग चीज है ये। जिस बच्चे ने क्वेश्चन देखा है वो थ्रेड पिक करना शुरू कर देगा पेपर में। इसी क्वेश्चन को पूछा हुआ उन्होंने 2015 में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 2018 में, फिर 2019 में। ये ऐसा एरिया है कि जहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनको। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि नहीं, क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए। क्वेश्चन पेपर का कोई सोल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट आपका इससे बड़ा गाइड हो ही नहीं सकता। मेंस के एग्जाम में कई बार जो सिलेबस में नहीं है वो भी क्वेश्चन में आ रहा है। क्या करेंगे? उसको छोड़ के जाएंगे क्या?
कई बार जो सिलेबस में नहीं है वो भी पेपर में आ रहा है। अभी सिविल सोसाइटी एक टॉपिक अभी मैं ले रहा था संकल्प बैच में, अपने ऑनलाइन क्लास में 1 2 3 4 में, गवर्नेंस में सिविल सोसाइटी। और दूसरा टॉपिक उसके बाद मैंने लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप, और मैंने बच्चों से कहा कि ये दोनों टॉपिक उनके फेवरेट एरियाज हैं, दोनों से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ गया। तो मुझे पहले से तो पता नहीं था, हाँ मुझे ये पता था कि ये दो ऐसे एरियाज हैं कि जहां से वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। मैं प्रोबेबिलिटी पर काम कर रहा हूं, समझ रहे हैं? तो इसलिए ऐसे लोगों से नेसेयर से दूर रहना है कि अगर नहीं पूछा तो क्या होगा, अगर नहीं पूछा तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तुम घर से बाहर निकली और घर वापस न लौट पाओ तो क्या होगा? इस पर कोई सोल्यूशन थोड़ी है, इतना नेगेटिव होने का सोल्यूशन थोड़ी है कि अगर नहीं पूछा। हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप पे 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब है कि ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मान लिया सिविल सोसाइटी पे पिछले 7 8 सालों में उन्होंने 6 7 बार क्वेश्चन पूछ दिया है, इसका मतलब ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें क्यों दिमाग लगाने की जरूरत है? अगले साल अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, इसका मतलब है कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। इसका मतलब है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2024 में हिंदुस्तान में भी इलेक्शन है, वहां भी इलेक्शन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? प्रेसिडेंट कैसे बनता है अमेरिका का। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? उनका जो अपर हाउस होता है और जो हमारा उनका जो सॉरी लोअर हाउस है और हमारा जो लोअर हाउस है, मतलब हमारा लोकसभा और उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। समझ रहे मेरी बात? उनके स्पीकर का क्या रोल है, हमारे स्पीकर का क्या रोल है, पूछा जा सकता है। अब ये प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है ना पूछे पेपर में, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि पूछ लेंगे। समझ रहे हैं? हम प्रोबेबिलिटीज पे वर्क करते हैं। अब कोई बच्चा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ने बैठ जाए तो उसकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में, इंडिया में तो पहुंच ही नहीं पाएगा वो। तो इसलिए ये सब बेवकूफ़ी करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान में रख के पढ़िए। अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में। क्यों पूछा हुआ है क्वेश्चन भाई? इसलिए पूछा हुआ है कि फ्रांस में उस साल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, और हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, तो पूछ लिया क्वेश्चन। आपको स्मार्ट बनना होगा, आपका दिमाग खुला होना चाहिए, और आप बहुत स्मार्ट होने चाहिए। लकीर के फकीर से यहाँ काम नहीं होना है। क्योंकि मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये। एक ही क्वेश्चन का आंसर इस क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा लिख रहा है, और मेरे से कहा जाए कि 3 बच्चे को तुमको प्राइज देना है। ऑब्वियस सी बात है ना कि बहुत कंपटीशन हो गया ना, क्योंकि इस एक क्वेश्चन का आंसर सबको पता है और सारे बच्चे उसका आंसर लिख रहे हैं। यहाँ ये थोड़ी है कि क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसका आंसर किसी को नहीं पता है और एक जीनियस निकला उसमें से कि हाँ मुझे इसका आंसर पता है। ऐसा तो पेपर ही नहीं होता है। ऐसे जीनियस की यहाँ जरूरत भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा जीनियस क्या करेगा? साइंटिस्ट बने तो ज्यादा बड़ा काम करेगा, डॉक्टर ऐसा जीनियस रहे तो ज्यादा बड़ा काम करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी आवश्यकता भी नहीं है, तो इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने दिमाग में इसलिए ये बात लाइए भी मत कि मुझे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना है। हाँ, ये आपको दूसरों से बेहतर जरूर करना है। आंसर लिखना है तो आंसर को कैसे 150 वर्ड में मैं लिख सकता हूँ, ये एक चैलेंज है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर उन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को कंपेयर करने के लिए पूछा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका दिमाग इतना ट्रेंड होना चाहिए कि आप बाकियों से ज्यादा बेहतर आंसर उतने समय में लिख सके। तीसरा जो आपके लिए प्री रिक्विजिट है, ये यहां पे ऐड कर लीजिएगा, फास्ट हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। मैं तो आपको क्लास में लिखवाऊंगा और स्लो भी लिखवाऊंगा। तो ऑनलाइन क्लास में तो मैं नहीं लिखवाता हूँ, वहाँ समझाने पर ही ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन यहाँ आपको मैं लिखवाऊंगा। तो कोई रीज़न नहीं है। ये रहता है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ऑफलाइन क्लास में आप मुझे देख पाते हैं, लेकिन वन ऑन वन में नाम नहीं जानता हूँ बच्चों का। ऑनलाइन क्लास में उन बच्चों का नाम जानता हूँ मैं, क्योंकि नाम उनका सामने में लिखा हुआ होता है। तो वहाँ मैं मेनली बोर्ड पर ही सारी बातें, मैक्सिमम बातें लिखता हूँ। यहाँ मैं आपको लिखवाऊंगा भी, ठीक है? तो फास्ट हैंड राइटिंग क्यों होनी चाहिए, इसका सिंपल लॉजिक है। फास्ट हैंड राइटिंग इसलिए होनी चाहिए कि पेपर में हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं। सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके देखिए, पेपर में हमें टोटल वर्ड्स लिखने हैं 4000। टोटल वर्ड्स इज इक्वल टू 4000। हमारे पास टोटल टाइम कितना है? 180 मिनट्स। लेकिन
180 मिनट्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन हमारे पास है 20। इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन पे 1 मिनट पढ़ने में और स्ट्रक्चर बनाने में समय जाएगा मिनिमम। बिना बात के ऐसे ही तो नहीं लिखेंगे हम ग्रेजुएशन टाइप से। हम लोग यहाँ पर हर क्वेश्चन को 1 मिनट पढ़ेंगे और 1 मिनट में हमें स्ट्रक्चर भी तैयार करना है। तो इसका मतलब हमारा 20 मिनट चला गया स्ट्रक्चरिंग में, 20 मिनट आपका गया स्ट्रक्चर बनाने में। 5 मिनट का समय आपका इन्विजिलेटर खा जाएगा, समझ रहे हो? पानी पीने में चला जाएगा 5 मिनट का समय। इफेक्टिवली आपके पास कितना समय बच रहा है आउट ऑफ 180 मिनट्स? 155 मिनट का समय आपके पास है। इसका मतलब 4000 वर्ड्स डिवाइडेड बाय 155 मिनट्स, मेरे ख्याल से कुछ 25.87 के आसपास आता है वर्ड्स पर मिनट। ये अपने आप में एक मुश्किल काम है, समझ रहे हैं? पेपर में मुश्किल क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होती है। ये सब फालतू का और एक फ्रॉड आर्गुमेंट है बच्चों को डराने का। दिस इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एग्जाम। यहाँ ये पूछा जाता है एक पेपर में जहां पर मिनट 26 वर्ड लिखना हो, वहां अगर तुमको सब कुछ आता है तो भी स्ट्रगल करोगे लिखने में। समझ रहे हो मेरी बात? इट्स नो रॉकेट साइंस। आपको सब आता है, आप घर से सब सोच के पहुंचे हैं, तो भी लिखने में आप स्ट्रगल करेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनको टफ पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है पेपर में। वो कभी क्वेश्चन टफ नहीं पूछते हैं पेपर में। मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन कभी टफ नहीं आता है। हाँ, प्रीलिम्स में लॉजिकल क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं, मैं टफ नहीं बोलूंगा, लॉजिकल पूछते हैं। मेंस के एग्जाम में कभी टफ क्वेश्चन नहीं आता है। कारण, अगर मान लिया ऐसे पेपर को टफ बना दिया जाए तो क्या होगा पता है? 10 क्वेश्चन से ज्यादा कोई लिख ही नहीं पाएगा। तो सिंपल लॉजिकल बात मैं कर रहा हूं, कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। सिंपल सी बात, अगर ऐसे पेपर को टफ बना दिया जाए, मान लिया आप कहेंगे कि टफ कैसे बनाया जाए? बनाया जा सकता है, लैंग्वेज में फंसाया जाएगा आपको। ऐसा लैंग्वेज ही कर देगा क्वेश्चन का कि आपको लगेगा इंग्लिश लिटरेचर है कि इंडियन पॉलिटी है, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे पेपर पास्ट में एक आध ऑप्शनल में पूछे गए। अगर पेपर एग्जामिनर टफ बनाने पे आ जाए तो आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे पेपर में। तो इससे उनका पर्पस सर्व नहीं होता है ना। उनका पर्पस सर्व इस चीज से होता है कि हर बच्चा क्वेश्चन का आंसर लिखे और फिर उसके बाद ये देखें कि सबसे बेहतर किसने लिखा। दूसरा क्या फायदा है आसान क्वेश्चन पूछने का उनके लिए? फायदा यह है कि पेपर ऑलरेडी मुश्किल हो चुका है, कॉम्पिटिटिव हो चुका है। क्योंकि तुमको सब कुछ आता है, उसके बाद भी 1 मिनट में 26 वर्ड लिखना इज अ डिफिकल्ट टास्क। अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो जो वेटरन 7 साल से तैयारी कर रहा है, उससे पहले साल वाला बच्चा कैसे भिड़ेगा? थोड़ा लॉजिक यूज करके देखिए। अगर मान लिया कोई 7 साल से तैयारी कर रहा है, आपने अभी पहली बारी तैयारी की है, आप उससे भिड़ ही नहीं पाएंगे ना। वो आप उससे नॉलेज के फ्रंट पे टक्कर ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 7 साल से वो यही काम ही कर रहा है। इसलिए पेपर इस तरीके से कभी बनाया ही नहीं जा सकता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। कौन दुनिया क्या बोल रही है वो छोड़ दीजिए। पेपर सिविल सर्विसेज एग्जाम में मेंस का कभी मुश्किल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मुश्किल? लॉजिक यह है कि अगर पेपर मुश्किल आएगा तो सारे फ्रेशर आउट हो जाएंगे और पूरे एग्जाम का पर्पस डिफीट हो जाएगा। उनको फ्रेशर्स को आउट नहीं करना है। आज के डेट में 50% फर्स्ट अटेम्प्टर और सेकंड अटेम्प्टर होता है, और बाकी 50% में बाकी लोग होते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाले। 50% जो नंबर है वो है फर्स्ट और सेकंड वालों का, 45 to 50% के आसपास। अब आप एक बात बताइए, अगर पेपर मुश्किल आएगा तो फर्स्ट और सेकंड वाला तो आउट हो जाएगा रेस से। सारे 7 साल और 5 साल वाले एग्जाम क्लियर करेंगे। इसलिए पेपर कभी मुश्किल नहीं पूछते हैं वो। क्यों मुश्किल पूछेंगे? वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हुए ये पेपर मुश्किल हो चुका है। इतना फास्ट लिखना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। 150 वर्ड का आंसर आप कभी लिख के देखिए, आपके पास इफेक्टिवली 5.5 मिनट का समय। 5.5 मिनट में 150 वर्ड का आंसर लिखना इज अ डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल काम है। 8.5 मिनट 9 मिनट के आसपास आपको मिल रहा है 250 वर्ड का आंसर लिखने में। इट्स डिफिकल्ट टास्क, सब कुछ जानने के बाद मुश्किल है। तो इसलिए अननेसेसरली मुश्किल पूछते हैं, आसान पूछते हैं। इससे बाहर निकलने की हमें आवश्यकता है। एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको एग्जाम को एग्जाम के हिसाब से देखना है। तीसरी सिविल सर्विसेज एग्जाम में समस्या क्या होती है कि हर बच्चा सिविल सर्विसेज एग्जाम को लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन बना के देखता है। किसी भी चीज को अगर जिंदगी में तुमने लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन बना के देखा, अभी तुम अपने पूरे दम पर कभी फाइट कर ही नहीं पाओगे।
क्योंकि तुम्हारे लिए लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन हो चुका है वो। आपको लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन नहीं बनाना है, ईमानदारी से चिल आउट कीजिए, जाइए मूवी देखिए, दोस्तों के साथ घूमिए, कोई बुराई नहीं है। डेली मुझे 6-7 घंटे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। बाकी अननेसेसरली परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको दुनिया में सब कुछ छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी ना फिर। सब कुछ छोड़ के तैयारी कर रहे हो, पर्सनालिटी खराब हो जाएगी तुम्हारी। ये नहीं करना है, आपको सारी चीजें जाननी है और फिर आपको तैयारी करनी है। और आपके पास बाकी के सोशल स्किल भी होने चाहिए, इससे आपका दिमाग खुलता है। इससे आप आंसर लिखते समय, आप लॉजिक अप्लाई करते समय ज्यादा बेहतर बनते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मेरे एक फ्रेंड हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है, कस्टमर एक्साइज में। उनको इंटरव्यू में 240 नंबर मिला था, 242 नंबर, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। तब इंटरव्यू कम नंबरों का होता था, नहीं 300 नंबर का होता था। 300 में से 242 नंबर उनको मिला था, 80% नंबर हो गया, 81%। उनसे क्या पूछा था, तो उन्होंने अपनी हॉबी में लिखा था वर्ल्ड एंड पैरेलल सिनेमा। मैंने जब उनका डेफ देखा तो मैंने कहा कि यार ये क्या चीज़ है, मैंने भी पहली बार सुना था वर्ल्ड एंड पैरेलल सिनेमा। तो मुझे लगा कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए शायद इन्होंने लिख दिया है। तो मैंने कहा कि यार ये क्या लिखे हो वर्ल्ड एंड पैरेलल सिनेमा, एग्जामिनर तो तुम्हें किल कर देगा इंटरव्यू लेने वाला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा सच में इंटरेस्ट है वर्ल्ड एंड पैरेलल सिनेमा, और मैं आज से नहीं, पिछले 12-15 सालों से पैरेलल सिनेमा देखता हूँ। जो वर्ल्ड में अम, अकीरा कुरोसावा, इमार बर्गमैन। तो मैंने कहा कि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है तुम्हारा पूरा इंटरव्यू इसी पर होगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्यों लग रहा है, मैंने कहा बस ऐसे ही, ये पढ़ने के साथ ही मुझे लग रहा है कि जानने की इच्छा हो रही है मुझे। क्या किस्मत थी उस बंदे की, इंटरव्यू देने वो गया और उसका इंटरव्यू बाकियों का चलता है 25 मिनट, उसका इंटरव्यू चला 50 मिनट, 50 या 55 मिनट इंटरव्यू चला। मतलब जो बाहर में बंदे बच्चे बैठे हुए थे वो भी पागल हो गए। 55 मिनट इंटरव्यू किसी एक इंसान का चल रहा है। बाद में जब वो बाहर आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सब पूछा। बोला कुछ नहीं पूछा, मेरे से वो जानने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये उनका इंटरव्यू ले रहा है। पूरा का पूरा उसके 50-55 मिनट का इंटरव्यू वर्ल्ड एंड पैरेलल सिनेमा पर ही चला। 50-55 मिनट का इंटरव्यू। इंटरव्यूअर ने शुरू में टेस्ट करने के लिए पूछा होगा, टेस्ट करने के बाद इसका नॉलेज से वो एकदम डजलिंग नॉलेज होगा उसका उस फील्ड में। फिर 50-55 मिनट इंटरव्यूअर ने उससे पूछा, अच्छा वो वाली जो मूवी थी अकीरा कुरोसावा की, उसमें जो मिफुने का कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किससे मिलता है। इस टाइप की बातें होने लगी वहां पर, एंड ही गॉट रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर। अब यहाँ तुम्हारी हॉबी ने, मूवी देखने की हॉबी ने तुमको जिंदगी में पे कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए कोई भी एक चीज जो तुम जेन्युइनली फॉलो करते हो ना, उसका यहाँ पर रोल है। ये पर्सनालिटी बेस्ड एग्जाम है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, यहाँ बहुत नॉलेज का स्कोप नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चीजों को बेहतर कैसे लिखना है। हमारा दिमाग अगर शांत नहीं होगा तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इनोवेटिव तरीके से लिखूं कैसे। समझ रहे हो मेरी बात। 150 वर्ड में मान लिया लिखना है, अभी आप इमेजिन कर ही नहीं पाएंगे कि मैं लिखूं कैसे इसको बाकियों से बेहतर, क्योंकि बाकी लोग भी तो यही आंसर लिख रहे हैं, इनसे बेहतर कैसे लिख दूंगा मैं। तुम्हारा दिमाग पहले से अगर भरा हुआ है, तुम्हारा दिमाग अगर पहले से बहुत ज्यादा तुमने सोचा नहीं है, थिंकिंग एबिलिटी तुम्हारी बेहतर नहीं है। और तीसरा, जो सजेस्टेड रीडिंग होगी हमारी क्लास नोट्स, इसके अलावा पीवाईक्यू में ध्यान रखिएगा 2011 से लेकर और 2023 तक के क्वेश्चन यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें पॉलिटी वाला सेक्शन हो सके तो अपने हाथ से लिख लीजिए। समझ रहे, सोल्यूशन भी यूपीएससी वाला माना जाएगा। तो वो जो मार्केट में किताबें आती है उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल कितने क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए, 15 क्वेश्चन। 12 साल का क्वेश्चन आपने लिख लिया अपने हाथ से, 180 क्वेश्चन लिखा है, कोई बुराई नहीं है अपने हाथ से लिखने में। यूपीएससी का सोल्यूशन, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूपीएससी का सोल्यूशन देखेंगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन अननेसेसरली देखने की आवश्यकता नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे यूपीएससी पे, सोल्यूशन भी दिया हुआ उन्होंने, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वहां से क्वेश्चन पिक करके उसको अपने हाथों से लिख लीजिए, अगर ऐसा कर सकते हैं तो।
अदरवाइज क्वेश्चन भी देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, लेकिन लक्ष्मीकांत की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके क्लास में मैं डाल दूंगा। अगर आप लक्ष्मीकांत, आपके क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो लक्ष्मीकांत पर नहीं होंगी। लक्ष्मीकांत से जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपके क्लास में होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत एज ए रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत थोड़ी बल्कि बुक है। धीरे दिनों दिन क्या हुआ है, उन्होंने बहुत बल्कि कर दिया है उसको, तो हर साल वो 20-30 पेज उसमें ऐड करते चले जा रहे हैं। आज के डेट में लक्ष्मीकांत को कवर टू कवर पढ़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है। तो आप क्या करेंगे, उसका भी तरीका है पढ़ने का। पढ़ने का तरीका यह है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हम लोग क्लास में जिस तरीके से चलेंगे, कुछ क्लासेस के बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि वो टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आपके क्लासरूम में कवर्ड है। लक्ष्मीकांत पढ़ने का तरीका है कि आप क्विकली स्कैन करते हुए चले जाए। स्कैनिंग मतलब आपने लाइन के बीच में पेन को रखा और स्कैन करते हुए निकल के जो इंपॉर्टेंट बातें दिख रही है जो आपके क्लास में नहीं है उसको वहां पर अंडरलाइन कर दिया। लेकिन इनिशियल लेवल पर लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ने की जरूरत है, इनिशियल लेवल पर, नॉट नाउ। एक बार ही हम लोग फंडामेंटल राइट्स तक पढ़ लेते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स समझ लेंगे, वहां से आप लक्ष्मीकांत को जाकर के और फॉलो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन नॉट इनिशियली। इनिशियली क्यों? क्योंकि आप फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब लक्ष्मीकांत ने उन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर मैं आपको नहीं करवाऊंगा शुरुआत में। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरुआत में? इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा शुरुआत में कि आप इंडियन पॉलिटी से कंफ्यूज हो जाएंगे। वो इतना इरिटेटिंग चैप्टर है कि आप वो पढ़ने के बाद आपका सर दर्द कर जाएगा। उससे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसमें मेरे लिए पढ़ाने का बहुत कुछ नहीं है, इसलिए वहां से मैं शुरू नहीं करूंगा। अननेसेसरली वहां से शुरू करने का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है, तो वो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा एक बार ही आप सब्जेक्ट जब अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। फिर क्या है कि हिस्टोरिकल चीजें पढ़ने में आपको ये पता रहेगा कि अच्छा इस पार्ट से क्वेश्चन आ चुका है। रेगुलेटिंग एक्ट वाला क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें आपको हिस्ट्री में भी पढ़नी है, मैं भी यहाँ पर करवाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर करवाऊंगा एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अननेसेसरली उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा एनी वन न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस, जो न्यूज़पेपर पढ़ना है आपके चॉइस का आप पढ़ लीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से कहेंगे सर हिंदू पढ़ना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, हिंदू पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। इसे फालतू की बातें हैं कि हिंदू पढ़ना जरूरी है क्या? बच्चे ऐसे ऐसे एग्जाम टॉप कर रहे हैं कि उन्होंने कोई पेपर नहीं पढ़ा है और टॉप कर रहे हैं एग्जाम। इसलिए कोई भी न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस, ईमानदारी से कोई एक न्यूज़पेपर अपने चॉइस का पढ़िए। आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मान लिया कोई लैंडमार्क जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो एक बात बताइए, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला उसको कवर नहीं करेगा क्या? और कौन सा वो लैंडमार्क जजमेंट वैसे का वैसा आ जाना है पेपर में? आपको लैंडमार्क जजमेंट को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना होता है, समझ रहे? केवल रेफरेंस बुक के तौर पर आपको यूज करना है, इससे ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो इंपॉर्टेंट और जो केसेस हैं, केसेस एक बात ध्यान रखना है, जब हम लोग केस लॉज पढ़ेंगे यहां पर, तो केस लॉज के पीछे का लॉजिक क्या है? केस लॉज के पीछे का लॉजिक है सबसे बड़ा कि अननेसेसरली आपको केसेस पे फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। केसेस एक लाइन में रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात? केसेस में आपको जा करके और अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर केशवानंद भारती केस में क्या डिबेट हुआ था वो बताइए। जरूरत नहीं है उसकी। क्यों तुमको जानना है कि केशवानंद भारती में क्या डिबेट हुआ था? हजारों पेज का मटेरियल है। ये आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप केशवानंद भारती के पूरे केस को जान ले, आप कर ही नहीं पाएंगे ये। मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन केस में क्या बोला था, आप कर ही नहीं सकते हैं, उस चीज को यहां पर इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? आप उसके बारे में जाकर के एक्सटेंसिव डिटेल में रिसर्च कर ही नहीं सकते। आपको जानना है 2-3-4 लाइन में जो पेपर में आप यूज कर सके। अगर उन्होंने कभी पूछा रेलेवेंट केस लॉज, अभी इसी बार पूछा हुआ उन्होंने,
वो जो एक क्वेश्चन जेंडर जेंडर पर पूछा हुआ है, उसमें रेलेवेंट केस लॉ से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी 3-4 केसेस को उसमें इंक्लूड कर देना है, खत्म हो गया। तो उस पर रिसर्च थोड़ी करना है। क्या बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन केस में, 2-4 और केसेस हैं, उस केस को उसमें इंक्लूड कर देना है, खत्म हो गया। पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इतना ही जानना है। तो इसलिए अननेसेसरली केस लॉज का मतलब ये नहीं है कि आप 50 पेज केस लॉज पे पढ़ जाएंगे। आपको प्रिसाइजली 2-4-5 लाइन जानना है जिससे आप पेपर में उसको यूज कर सके, खत्म हो गया। इससे ज्यादा नहीं जानना है केसेस के बारे में। इसलिए केस लॉज के पीछे बहुत पागल होने की जरूरत नहीं है। टोटल हिंदुस्तान में कितने लैंडमार्क जजमेंट हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदली है? अगर आप हिंदुस्तान के टोटल लैंडमार्क जजमेंट को देखेंगे, हार्डली 60 से 70 केसेस हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदल दी। समझ रहे हो मेरी बात? हार्डली 60 से 70 केसेस, उसके अलावा कोई केस नहीं है। उसमें से मैक्सिमम केसेस में क्लास में रेफरेंस के तौर पे ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस करूंगा, इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर केसेस पर आप बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू करेंगे तो तैयारी का डायरेक्शन बदल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन सिंपल वो पूछते हैं, क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि लीगल एड का जो हमारा सिस्टम है उसको असेस कीजिए, उसके लिए उसके साथ वो कितना सक्सेसफुल रहा है और उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उसके इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर किया जा सकता है। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो केसेस का रेफरेंस लेने के लिए आपको कहते हैं। तो इसको लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको बहुत ही जनरल लेवल पे जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, जेनरिक अंडरस्टैंडिंग, कि जिसमें आप जो आम बातें हैं वो बातें आपको पता है। पांचवा, आप रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं केस लॉज। मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा, इसके लिए बहुत परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। और जो आपको मटेरियल मिलेगा संपूर्ण, इसको आप रेफरेंस के तौर पर यूज कर लेंगे। इनफैक्ट क्लास नोट्स संपूर्ण से भी आपका काम चल जाएगा। और पुराने साल का प्रोवाइडेड आपने क्वेश्चन देखा हुआ है। एक बारी 2011 से लेके आप 23 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर आप 2011 से पीछे जाइए, फिर आप कीजिए 1993 से लेकर और 2011 तक के क्वेश्चन, स्पेशली प्रीलिम्स मेंस। मेंस का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन में आपका काम चल जाएगा। मेंस में 7-8 साल के पीछे नहीं जाना है, लेकिन प्रीलिम्स के एग्जाम में जितनी प्रैक्टिस कर लीजिए उतना बेहतर है। पीवाईक्यूज में, पीवाईक्यूज इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मेंस और प्रीलिम्स, प्रीलिम्स को 2 फेज में करेंगे, मेंस को भी। मेंस को एक बारी में 1 गो में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स। पहला स्टेज 1 2011 से लेकर 23 तक का, और स्टेज 2 में 1995 से लेकर और 2010 तक का क्वेश्चन कीजिएगा स्टेज 2 में, पहले नहीं। इसको करना है स्टेज 2 में, बाद में। इसको करना है अभी, नाउ, स्टेज 1। मेंस में क्या करना है? मेंस के एग्जाम में 2015 से लेकर और 2023 तक के क्वेश्चन उठा के कर लीजिए। मैं आपको करवाऊंगा इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन। 2015 से लेकर और 2023 तक के क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आपने मेंस में कर लिया तो रियलाइज करेंगे कि लगभग पेपर रिपीटेड आता है। 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी को मास्टरी करते चले जाना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरुआत में कुछ क्लासेस हम लोग 1-2-3 क्लास थोड़ा बेसिक चीजों पर करेंगे। डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ लॉ किसको कहते हैं। रूल ऑफ लॉ आगे भी पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं डिटेल में, अभी केवल बेसिक बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की क्या हिस्ट्री रही है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या है कि सब्जेक्ट में आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। एक बार अगर स्टूडेंट का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो टीचर का काम आधा हो जाता है। बच्चा अगर सब्जेक्ट से भागने लगा तो टीचर का काम डबल ट्रिपल बढ़ जाता है, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट एक बार इस सब्जेक्ट में डेवलप हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो इसलिए शुरुआत में इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कीजिए। 2-3 क्लास 4 क्लास में मैं थोड़ा स्लो भी रहूंगा,
धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों की समझ बढ़नी शुरू होगी, हम लोग अपना पेस इंक्रीज कर लेंगे। वो मैं देख लूंगा कि आपकी समझ बढ़ती जा रही है तो पेस इंक्रीज कर लेंगे हम लोग, उसमें कोई समस्या नहीं है।